हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो कि यह एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो कि अगर टेट एग्ज़ाम को देख लें, सी टेट हो या फिर किसी भी राज्य के टेट हो, या फिर अभी बिहार में जो स्टेट होना है उसमें उसके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या बीएड का एग्ज़ाम हो या किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में ये कॉमन टॉपिक है जो कि पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, उसके मीनिंग्स, टाइप्स क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इससे पहले देखिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाले भी बहुत सारे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि टीचिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किसको कहेंगे, इसके टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद इसके मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव को हम लोग हिंदी में कहेंगे शिक्षण उद्देश्य। अब नाम से ही इसमें एक चीज़ स्पष्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके बारे में। और अनुदेशात्मक उद्देश्य, ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग अनुदेशात्मक उद्देश्य के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है, शिक्षण उद्देश्य किसको कहेंगे, अनुदेशात्मक उद्देश्य किसको कहेंगे, और इन दोनों को पढ़ने का मेन कारण क्या है, आखिर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य दोनों शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये तो हैं, ये शिक्षण की दिशा, उद्देश्य, मूल्यांकन के आधार प्रदान करते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, शिक्षण का दिशा किस डायरेक्शन की ओर हमको जो है शिक्षा को देते हुए ले चलना है, उसका उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें जाना जाता है। तो यहाँ से तो एक चीज़ पता चला कि दोनों जो है शिक्षण प्रक्रिया के ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, घटक हैं। और उसके बाद शिक्षण की दिशा में जो है इसका यूज होगा। अब देखिए, इसके आगे क्या है, शिक्षण उद्देश्य को सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को, कि क्या है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे क्या है। तो इसके मीनिंग को हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसका मीनिंग। तो शिक्षण उद्देश्य वे व्यापक लक्ष्य होते हैं जिन्हें शिक्षक छात्रों को पढ़ाते समय प्राप्त करना चाहता है। यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये क्लियर हो रहा है कि शिक्षण उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है क्या होता है, व्यापक होता है, लक्ष्य जो है इसका व्यापक होगा। और इसे क्या करना है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाते समय ही इसको प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि जब शिक्षक कक्ष में कोई भी टॉपिक कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तभी जो है इसका उद्देश्य पूर्ण करना होता है। ये उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं और किसी पाठ्यक्रम, विषय, इकाई के समग्र विकास को ध्यान में रखते हैं। देखिए, जनरली ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि जो शिक्षण उद्देश्य है इसका मीनिंग क्या है। तो शिक्षण उद्देश्य का मतलब ये है कि छात्रों को पढ़ाते समय ही शिक्षण उद्देश्य, शिक्षा टीचिंग ऑब्जेक्टिव को जो है जानना होता है कि क्या टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। शिक्षक जब कोई भी टॉपिक जब पढ़ा रहे होते हैं तभी। अब इसका ये आ जाता है, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये कब, कोई भी टीचर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को कब पूरा करता है, पढ़ाने से पहले, पढ़ाते समय, पढ़ाने के बाद, या मूल्यांकन करते समय। तो उस समय हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो इसका उद्देश्य कैसा होता है, दीर्घकालिक होता है। हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य यहाँ लिखा हुआ है कि दीर्घकालिक होता है, और किसी पाठ्यक्रम, विषय या इकाई के समग्र विकास को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कह रहा है, टोटली सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पूरा करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसका मुख्य विशेषता, इसका विशेषता क्या है ये इस टॉपिक का। तो इसकी विशेषता है सामान्य और व्यापक दोनों होते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये कैसे होते हैं,
सामान्य भी होते हैं और व्यापक भी होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम शिक्षा दे रहे हैं, तो ये किस चीज़ पर निर्भर करता है, कहाँ निर्भरता है इसकी, तो दीर्घकालिक लक्ष्यों पर। जैसे लंबे समय में जो चीज़ें प्राप्त होगी, जैसे कि पढ़ने के बाद इसका कहीं यूज है, या पढ़ने के बाद इसका यूज हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कर पाएंगे, और जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसको देने के बाद जो है हम लोग इसको जानने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में है कि ये दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। छात्र के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हैं, और इसमें क्या होता है कि छात्रों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखा जाता है। टोटली डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हैं हम लोग कि क्या है ये चीज़। अब पाठ्यक्रम और शैक्षिक नीति से जुड़े होते हैं। देखिए क्या है पाठ्यक्रम, जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा उस पर, और शैक्षिक नीति पर। शैक्षिक नीति क्या है, शिक्षा देने की नीति, जो शिक्षण करने की नीति है उस पर भी जो है ये दोनों जुड़े होते हैं। अब इसके टाइप्स देखो क्या है। हम लोग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स को देखेंगे तो पहला टाइप्स इसका है ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स। इसके प्रकार में आएंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग टीचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कॉग्निशन अपना बना करके रखते हैं। जब तक हम लोग मेंटली रूप से हम लोग एकाग्र नहीं रहेंगे तब तक किसी भी चीज़ को समझना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत सबसे पहले उसी का स्थान दिया गया है। जैसे मानसिक क्षमताओं का विकास, जब तक हमारी मानसिक क्षमताएं विकसित नहीं होंगी तब तक जो है हम शैक्षिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा अच्छा से कि क्या है ये सब। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या क्या चीज़ आया, ज्ञान है, समझ है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो ये सभी चीज़ जो है कहाँ से रिलेट करती हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है कॉग्निशन से रिलेटेड है। कॉग्निशन मतलब ये समझेंगे हम लोग कि मेंटली रूप से, दिमागी रूप से, जहाँ दिमाग का काम हो। ठीक है। अब यही टाइप्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन है, ज्ञान दे देगा, समझ दे देगा, विश्लेषण दे देगा, और एक कोई दूसरा दे देगा, कहेगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में कौन कौन सी चीज़ें जो है आती है, नहीं आती, नहीं आने वाली चीज़ें जो है पूछेंगे तो हमें जो पता होगा उसी में हम लोग टिक करेंगे। ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट में तो देख लिए कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड क्या है, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। भावनात्मक उद्देश्य क्या है। भावनात्मक उद्देश्य इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं तो उसको करने के पीछे हमारे इमोशंस भी होते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग रुचिकर रूप से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इन जनरली मान लीजिए हम लोग बाइक ड्राइव कर रहे हैं या फिर क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें मेनली ये होता है पढ़ाई को छोड़ करके, जैसे कि पढ़ने के लिए क्या ही किया जाए, अगर इंटरेस्टेड अगर नहीं है कोई भी, मैक्सिमम लोग जो हैं इंटरेस्टेड नहीं लेते। जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि जो जो काम जो है दिल से किया जाए, सिंपली यही समझना है। जिसमें रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसका मूल्य समझ में आए, भावना। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे हम इसका वैल्यू हम लोगों को समझ में है कि कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा, स्टेट होगा, तो उसमें ये टॉपिक आएगा तो हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, इसके पीछे ये चीज़ छुपा हुआ है। तो हम लोगों का भावनात्मक उद्देश्य जो है यहाँ पर क्लियर है कि पढ़ेंगे तो जो है क्वेश्चन जितना भी आएगा हम लोग कर लेंगे। इसके पीछे कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भावनात्मक उद्देश्य में आएंगे। जैसे कि बाइक चलाने में भी हम लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि घूमना है, चलना है। क्रिकेट खेलने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। आगे देखिए थर्ड क्या है, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, साइकोमोटर। साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अपने शरीर से, जो शरीर की क्रियाओं से संबंधित चीज़, या फिर कौशल से, समन्वय का विकास। जैसे कि शारीरिक क्रिया क्या है, जैसे कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो हमारा बॉडी जो है इफेक्टिव होता है। और हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोग जैसे लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो हमारा शरीर काम कर रहा है, तो ये इसका भी इसमें रोल होता है। तो ये तीन टाइप्स इसका होगा। इसमें एक चीज़ और है कि कौशल, स्किल्स भी इसके अंदर अंतर्गत आएंगे। समन्वय का विकास, हम लोग समन्वय स्थापित करके ही कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग
कहीं जल्दी पहुंचना है तो हम लोग गाड़ी थोड़ा स्पीड चला करके जाते हैं, या फिर कहीं जनरली इन जनरल अगर पहुंचना है ऐसे ही कि हाँ अब कोई लेट वेट नहीं हो रहा है तो हम लोग इन जनरल सामान्य रूप से चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड से एक हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं अपने साइकोमोटर से, कि जितना जैसे हम लोगों का काम का जो है स्पीड कैसा होगा कोई भी काम करने के लिए। जैसे एग्ज़ाम आ जाने पर हम लोग अपेक्षाकृत पढ़ना जो है ज़्यादा शुरू कर देते हैं ज़्यादा समय तक, और एग्ज़ाम नहीं रहते तो ऐसे ही जनरली हम लोग ये काम करते हैं। तो यही सब चीज़ है इसके अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य के अंतर्गत यही सभी चीज़ें आएंगी। अब उसके बाद देखिए सेकंड, जो कि अभी हम लोग देखे थे कि अभी हम लोग देख लिए कि शिक्षण टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को तो जे देख लिए। अब सेकंड वाला जो है उसको देखना है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि अब हम लोग उसको देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या है, उसको क्या कहेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं उसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग। तो उसको हिंदी में कहेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है, अनुदेश यहाँ जानना है, अनुदेशन करना, यही हम लोग समझेंगे मीनिंग इसका। अब आगे धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो इसका रेंज जो है समझ में आएगी क्या है, जैसे मीनिंग और इसके जो भी अदर चीज़ें देखनी है, मीनिंग देखना है और इसके टाइप्स को भी देखना है। तो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टॉपिक में यही दिया हुआ है। तो देखिए अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य वे विशिष्ट और लघुकालिक लक्ष्य होते हैं। लघुकालिक, अब यहाँ ध्यान रखना है, उसमें क्या था दीर्घकालिक था, और ये सामान्य इन जनरल था टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में। लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, विशिष्ट और लघुकालिक लक्ष्य, जिन्हें शिक्षक एक कक्षा पाठ या गतिविधि के अंत तक छात्रों में विकसित करना चाहता है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि वे सभी ऑब्जेक्टिव्स जो टीचर जो है बच्चों में डेवलप करना चाहता है, कब, पाठ पढ़ाते समय या फिर कक्षा में कोई भी गतिविधि करते समय उसके लास्ट तक जो है वह ये डेवलप कर लेता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य में विशिष्ट और लघुकालिक लक्ष्य होते हैं। कोई स्पेशल चीज़, जैसे कि एक टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे कि नाउन के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा का अंत होते होते तक ये हम लोग बच्चों के दिमाग में ये डाल देंगे कि किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जिससे बच्चे ये समझ लेंगे कि नाम को ही नाउन कहा जाता है। अब देखिए, इन्हें व्यवहारिक रूप में व्यक्त किया जाता है तथा उनका मूल्यांकन किया जा सके। जैसे कि जो इन जनरल जैसे व्यवहारिक रूप में यूज होने वाली चीज़ें, ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ अगर जानकारी दे रहे हैं बच्चों को, तो ऐसा लगे कि हाँ उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका देखिए आप मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है विशिष्ट और मापनीय होते हैं। जो भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अभी हम लोग पढ़े थे उसमें भी देखे थे 3 उसके मेन टाइप्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन से रिलेटेड था। तो कॉग्निशन से रिलेटेड में ही बीएस ब्लूम के बारे में बताया जाना है, जो कि अगला वीडियो में हम डालेंगे। खूब अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। उसी तरह से इसमें है, इसके मेन विशेषताएं क्या क्या हैं, विशिष्ट और मापनीय होते हैं। ये क्या होगा, स्पेसिफिक होता है और इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे थे, नाउन के बारे में क्लास में बताना चाह रहे थे, तो बच्चे जो हैं किसी भी नाम को नाउन के रूप में जाने या नहीं जाने, कक्षा का स्तर पर लागू होता है, कक्षा स्तर पर लागू होगा, यानी कि क्लास का लेवल क्या है उसके हिसाब से ही हम लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए क्लास का लेवल अगर कम है तो उस तरह के टॉपिक्स को हम लोग अगर चर्चा भी करेंगे
तो बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए क्लास के लेवल पर भी ध्यान देना होता है। व्यवहारिक क्रियाओं में व्यक्त होते हैं। व्यवहारिक क्रियाओं में इन जनरल जो डेली डेली लाइफ की चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझते हैं उसमें ही इसको व्यक्त किया जाता है। मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। ये देखिए, इससे ये पता चलता है हम लोग को कि इवैल्यूएशन जब करेंगे, मूल्यांकन जब करेंगे, तब जो है आराम से पता चल जाएगा कि बेस उसका क्लियर हो जाएगा जब जिस समय हम लोग ये काम करेंगे। यानी कि जिस समय हम लोग अनुदेशात्मक ऑब्जेक्टिव्स को लक्ष्य बना करके हम लोग कोई भी काम करेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी मतलब अदर कोई स्कॉलास्टिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व करेंगे बच्चों को, तो भी पता चलेगा कि हाँ, इवैल्यूएशन करने में पता चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्रकार, इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसके टाइप्स में है सबसे पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र में है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में है जो कि बेंजामिन ब्लूम जो है इस चीज़ को बताया है 1956 में बताया है, जिसको कि एडिट किया गया था 2001 में उनके जो भी थे फॉलोअर्स उनके द्वारा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निशन से ही कोई भी चीज़ जो है ज्ञान के बारे में अगर करना होता है तो हम लोग करते हैं, जैसे स्टडी करना हो गया या किसी भी चीज़ को सीखना हो गया। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, नॉलेज। सबसे पहला काम तो ये है कि हम लोग के पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज एकत्र करेंगे तभी जा करके उसके बेस्ड पर कोई भी कार्य करेंगे जो उस बेस पर रिलेटेड होगा। सेकंड में है समझ। समझ में कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। फोर्थ क्या है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है इसके बाद। तो ये 6 स्टेजेस जो हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी में देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स के डिटेल अगले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये जो है 6 इसके रेंज हैं। किसके रेंज हैं, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के, कॉग्निटिव डोमेन के। अब देखिए सेकंड क्या है, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में क्या है, ध्यान देना, रिसीविंग, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। मूल्य, वैल्यूइंग, मतलब जिस चीज़ को बताया जा रहा है उसका वैल्यू का क्या है, कहाँ पर उसका यूज होगा, इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, संगठन उसको करना। और चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही चीज़ें जो हैं दे देता है ऑप्शन में, और जिसको कि जानना बहुत ही मुश्किल लगता है अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे। तो भावात्मक क्षेत्र में ये जो है जितने भी पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखना है कि इसके जो 5 पॉइंट हैं क्या क्या है। भावात्मक में ध्यान देना, प्रतिक्रिया देना। देखिए इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, अगर मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या, तभी हम लोग उस काम को ध्यानपूर्वक करते हैं जब उसमें हमारा कोई भावनात्मक चीज़ जुड़ा होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे कब, जब हम लोग ये जानते हैं कि हमें एग्ज़ाम को जो है क्लियर करना है। अगर एग्ज़ाम क्लियर करने की बात अगर नहीं होगी तो उतना अच्छा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे लोग। तो अब उसके बाद रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया भी देना होगा। प्रतिक्रिया देने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कितना सीखा गया उससे, तो जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उसको बता पाना मुश्किल है। उसके वैल्यू को समझना, वैल्यूइंग करना कि अगर हम लोग एग्जाम में भी पास हो जाएंगे तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगा, बहुत कुछ आके करेंगे। तो ये सब चीज़ ऑर्गेनाइज करना, जितने भी जानकारी हम लोगों को मिला उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करेंगे, संगठित करेंगे, तभी तो चीज़ें याद रह पाएंगी। चरित्र निर्माण, हाँ, इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद क्या है कि इसको दैनिक जीवन में या इसको डेली लाइफ के जो गतिविधि हैं उसमें उतारना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं थर्ड क्या है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में क्या है, यह ब्लूम के सहयोगियों ने विकसित किया है साइकोमोटर डोमेन। इसके बारे में देखते हैं हम लोग, जैसे इमिटेशन करना, किसी भी चीज़ को देख करके इमिटेट करना, हेर फेर, मैनिपुलेट कर देना, सटीकता, सटीकता के बारे में दिया हुआ है, प्रिसीशन, और जटिलताएं, स्वचालन, नेचुरलाइजेशन। जैसे कि इन सभी चीज़ों के बारे में क्या कहा जा सकता है कि स्वचालन में है कि नेचुरलाइज्ड कोई भी चीज़, कोई भी एडिटिंग नहीं, नेचुरल रूप से जो भी हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जटिल क्रियाएं,
जटिल क्रियाएं क्या है? आर्टिकुलेशन। इसमें है कि कोई भी चीज़ जो है मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं, बहुत सारी जैसे एग्ज़ाम पास करना उतना आसान नहीं है, जो लोग पढ़े नहीं हैं तो उनको जटिल लगेगा। तो कोई भी जटिलता जो है उसमें क्या होता है कि ये किस क्षेत्र में जाएगा? साइकोमोटर डोमेन में जाएगा। सटीकता, किसी भी काम को अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता सटीकता होनी चाहिए। ये हो गया हेर फेर, मैनिपुलेट कर देना। मैनिपुलेट कर देना जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि कॉमन टॉपिक कौन सा है, उसको तैयार रखेंगे, क्योंकि कौन सा जो है सिलेबस चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ये तो एडवर्टीजमेंट आने के बाद। लेकिन जो कॉमन टॉपिक है जो कि सेम रहने वाला है तो उसको तो हम लोग पहले कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें कहा जा रहा है यहाँ पर कि हेर फेर करके हम लोग कार्य को कर लेंगे। अनुकरण, इमिटेट करना, कि देख करके, जो कि बच्चे लोग मैक्सिमम करते भी हैं, इमिटेशन करते हैं। अगर जैसे जैसी नीडेड होगी उन लोगों को एग्ज़ाम के समय, पढ़ाई में या फिर अदर चीज़ों में। अब देखिए इन सभी चीज़ों का निचोड़ यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंस क्या है, संक्षेप में अंतर, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य में स्वरूप कैसा उसका स्वरूप होता है। तो शिक्षण उद्देश्य का स्वरूप कैसा होगा, हम लोग पढ़े थे, सामान्य और व्यापक होगा। और अनुदेशात्मक का विशिष्ट और मापनीय। सामान्य और व्यापक कहने का मतलब इस शिक्षण उद्देश्य में, इसमें जो है सामान्य और व्यापक कहने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जनरल चीज़ होता है और व्यापक एक पूरा इसका लार्ज जो है एरिया होता है, और इस पे विशिष्ट स्पेसिफिक किसी एक चीज़ के बारे में, कोई भी एक चीज़ के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। जैसे मान लेते हैं नाउन पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ नाउन के बारे में देखेंगे। मान लीजिए प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, सिर्फ प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। और मेजरमेंट किया जा सकता है इसको, ये भी चीज़ ध्यान देना है अनुदेशात्मक में। मतलब कि शिक्षण उद्देश्य का रेंज जो है अनुदेशात्मक उद्देश्य से बड़ा है। अब देखो दीर्घकालिक समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो शिक्षण उद्देश्य जो है यह दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और अगर हम लोग देखेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य को तो ये लघु अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कम समय तक चलता है। अब संपूर्ण विकास पर आधारित होता है शिक्षण उद्देश्य में, उसका सेंटर कहाँ होता है, संपूर्ण विकास। मतलब कि शिक्षण उद्देश्य जब भी होगा तो उसमें उसका टारगेट क्या होगा कि टोटल डेवलपमेंट पर इसका होगा, संपूर्ण विकास पर ये रिलेटेड होंगे। अब अनुदेशात्मक उद्देश्य में क्या है, अनुदेशात्मक उद्देश्य में है कि इसका सेंटर क्या होता है, पाठ आधारित लक्ष्य, जो पाठ में दिया हुआ है बस वही, क्योंकि लघु अवधि तक चलता है, कम समय तक चलता है। और भी है कि इसका मापनीय है, जब तक हम लोग निश्चित चीज़ नहीं देंगे उसको मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे, इससे भी पता चल रहा है। विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है किसी एक जो है चीज़ पर। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। देखो छात्रों में गणितीय सोच का विकास करना। आप सोचिए कि छात्रों में जो है गणितीय सोच का विकास कैसे होगा, कब होगा, जब हम लोग गणित की मैक्सिमम चीज़ें, अधिकांश जितना जो है ज्ञान दे सकते हैं दे देंगे, तभी जो है गणितीय सोच विकसित होंगे कि गणितीय सोच, गणित पढ़ने से क्या फ़ायदा है, गणित पढ़ लेंगे तो उसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, और मैथ पढ़ने के बाद उसका डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अनुप्रयोग उसका है, ये सब चीज़ें। लेकिन अब देखिए अनुदेशात्मक में छात्र वर्ग में गुणा करना सीखेंगे। अब किसी एक चीज़ को सीखे, कोई स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे कि मल्टीप्लाई करना अगर बताया जा रहा है तो मल्टीप्लाई करना बताया जा रहा है तो उसमें छात्र जो है सबसे पहले देखेंगे कि हाँ मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, कोई भी एक काम को जो है पूरा करें, यानी कि ये लघु अवधि तक चलता है। यहाँ से पता चल रहा है कि लघु अवधि तक चलेगा अनुदेशात्मक इंस्ट्रक्शनल चीज़ें। अब उसके बाद सलाह कोई लिमिटेड ही देता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। तो पता चल रहा है यहाँ से पाठ आधारित चीज़ भी है, तो ये इससे भी पता चल रहा है कि कम समय तक चलने वाला है, लघु अवधि का है ही। और इस जब तक कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं होगा उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से भी पता चला कि अनुदेशात्मक चीज़ जो है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिमिटेड होते हैं। अब उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य में भी देखिए व्यापक और सामान्य शिक्षण उद्देश्य में हम लोग देखेंगे। और दीर्घकालिक ये लंबे समय वाली बात है। संपूर्ण विकास इससे टोटल इसमें जो है होल डेवलपमेंट
निर्धारित किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखिए दिख रहा है कि छात्रों में गणितीय सोच का विकास करना। अब छात्रों में गणितीय सोच का विकास सिर्फ गुना करके बता देने से नहीं होगा, उसको सब कुछ आना चाहिए, जोड़ घटाव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, इन सभी चीज़ जो भी मैथ के अंतर्गत हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ये सब की समझ, मतलब टोटल चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक समझ विकसित नहीं होंगे। अब उसके बाद देखिए आगे, इसमें जो था शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य, ये यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको अगले वीडियो में जो है हम देंगे आप लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो आप ठीक से देख लिए होंगे तो क्वेश्चन करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और सेम उसी तरीके का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछता है, जो कि आगे अगले वीडियो में हम देंगे, क्वेश्चन कराएंगे जितने भी इससे रिलेटेड होंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अभी जो है वीडियो आगे के वीडियो में मिलेगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है देखने को मिलेगा, तो उसे भी देख लेना होगा। जब तक उसको नहीं देखिएगा पता नहीं चल पाएगा कि हाँ अब इस ब्लूम का क्या कहना था, क्यों जो है उन्होंने इस तरह की चीज़ें बनाई समझ को डेवलप करने के लिए। और चलते चलते लास्ट में क्या है ये देखेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें जो मिलेंगी सब फ्री में मिलेंगी। और अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा देख लें, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये कॉमन टॉपिक है जो भी हम बता रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ एक ही उद्देश्य से नहीं देखना है, और समझ डेवलप होगा इसको देखने से। तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी करें। और कोई भी सुझाव और सलाह अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय को साझा ज़रूर करें। अगले वीडियो में अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न, और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।